सोचिए किसी के मन में कोई बहुत पुरानी रंजिश घर कर गई हो, हम्म। कोई ऐसी चोट या कोई ऐसा अपमान जिसे इंसान चाहकर भी मतलब किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं पा रहा है। बिल्कुल। और वो गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब जरा इस व्यक्तिगत रंजिश को, इस गुस्से को 1000 गुना बड़ा कर दीजिए। बाप रे, 1000 गुना। हाँ, मतलब इसे एक ऐसा रूप दे दीजिए जहां ये सिर्फ एक इंसान का गुस्सा न रहे, बल्कि एक एक पागलपन बन जाए। और फिर इस पूरे पागलपन को समंदर के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी के जहाज पर रख दीजिए। एक ऐसा जहाज जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। एग्जैक्टली अंतहीन पानी, हम्म। जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम ठीक इसी तरह की एक खौफनाक और जटिल मनोविज्ञान में उतरने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हरमन मेलविल की 1851 में लिखी गई क्लासिक अमेरिकन किताब मोबी डिक की। बिल्कुल। और देखिए, अगर किसी के मन में ये छवि है ना कि ये महज समुंदर में मछली पकड़ने या किसी वेल के शिकार की कोई साधारण एडवेंचर कहानी है, तो उन्हें ये विचार यहीं किनारे पर छोड़ देना चाहिए। एकदम सही बात है। हमारा उद्देश्य आज इस विशालकाय कहानी के भीतर छिपे मानव मन, उसके अंधे जुनून यानी ऑब्सेशन और प्रकृति के उन रहस्यों को समझना है जो जिस अब सदी भर पुरानी होने के बावजूद आज की दुनिया पर पूरी तरह से लागू होते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरुआत बिल्कुल सटीक थी। मतलब इस कहानी को सिर्फ एक समुद्री यात्रा मान लेना ही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सदी से भी अधिक पुरानी ये कहानी आज भी मानवीय जुनून और जिद का सबसे बेहतरीन आईना क्यों है। सही कहा। मेलविल की इस दुनिया में प्रवेश करते ही हम केवल एक जहाज पर नहीं चढ़ते, बल्कि हम मानव चेतना की उन गहरी और अंधेरी खाइयों में उतर जाते हैं जहां इंसान का अहंकार और ब्रह्मांड की विशालता आपस में टकराते हैं। बिल्कुल भयानक तरीके से टकराते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमसे पूछती है कि जब कोई इंसान अपने दर्द को ही अपनी पूरी पहचान बना लेता है तो उसका अंजाम क्या होता है। और यही वो बिंदु है जहां से ये कहानी एक तरह का साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। मतलब इस पूरी घटना का जो मुख्य मंच है वो है पिकवॉर्ड नाम का एक व्हेलिंग जहाज। पिकवॉर्ड, हाँ। कहानी की शुरुआत में हम इश्माइल नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। वो इस पूरी यात्रा का कथावाचक है, नरेटर है। जो हमें कहानी सुना रहा है। हाँ, अब इश्माइल तो बस समुद्री जीवन का अनुभव लेने, दुनिया देखने और शायद अपनी बोरियत दूर करने के लिए इस जहाज पर आता है। लेकिन जैसे ही जहाज समुंदर में उतरता है, असली खेल तब शुरू होता है। क्योंकि जहाज का कप्तान आहाब एक बिल्कुल ही अलग धुन में है। खौफनाक धुन में अहाब का एक पैर एक विशाल सफेद वेल ने, जिसे मोबी डिक कहते हैं, पिछली एक यात्रा के दौरान काट लिया था। हाँ, और अब आहाब की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य, उसका इकलौता मकसद उस सफेद वेल को खोजना और उसे मारना है। हम्म। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है जिसे मैं थोड़ा और करीब से समझना चाहता हूँ। जी बताइए। अहाब का बदला तो पूरी तरह से व्यक्तिगत है ना? जी ये तो उसकी अपनी लड़ाई है। बिल्कुल। तो फिर कैसे एक व्यक्ति का ये निजी प्रतिशोध एक सामूहिक विनाश का रूप ले लेता है? मतलब ये मुझे आज के कॉर्पोरेट जगत के किसी ऐसे टॉक्सिक लीडर की तरह लगता है। जो अपने अहंकार के लिए सबको डुबो दे। एग्जैक्टली जो अपने किसी निजी अहंकार या अपनी जिद को साबित करने के लिए अपनी पूरी टीम को एक डूबते हुए प्रोजेक्ट में झोंक देता है। मेरा सवाल यह है कि कोई अपनी निजी लड़ाई के लिए बाकी 30-40 लोगों को मौत के मुंह में जाने के लिए कैसे राजी कर लेता है? और यहीं जो बात सबसे दिलचस्प है वो सामने आती है। यही अहाब के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत भी है और उसका सबसे बड़ा खतरा भी। साहित्य की भाषा में उसे अक्सर एक ट्रैजिक हीरो कहा जाता है। ट्रैजिक हीरो? हाँ, देखिए, वो कोई सड़क छाप गुंडा या साधारण विलन नहीं है। अहाब एक अत्यधिक बुद्धिमान, करिश्माई और शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन वो अपने दर्द और अपने ट्रॉमा से इतना अधिक घिर चुका है कि अब उसकी दुनिया में सही और गलत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। वो बस अंधा हो चुका है। बिल्कुल। और उसका पागलपन कोई शांत या अकेलेपन वाला पागलपन नहीं है। ये एक संक्रामक बीमारी की तरह है जो दूसरों में फैलती है। अहाब बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसके नाविक वहां पैसे कमाने आए हैं, बदला लेने नहीं। हाँ, वो तो नौकरी कर रहे हैं अपनी। तो वो उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए, कहानी के एक बहुत ही मशहूर हिस्से में अहाब जहाज की मस्तूल पर स्पेनिश सोने का एक सिक्का ठोक देता है। अरे हाँ, वो सोने का सिक्का। और वो ऐलान करता है कि जो भी सबसे पहले उस सफेद वेल को देखेगा, ये सोना उसका होगा। मतलब
वो सीधे तौर पर उनके लालच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी नफरत को एक इनाम में बदल देता है। लेकिन क्या उसे ट्रैजिक हीरो कहना सच में सही है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे तो वो सिर्फ एक नार्सिसिस्ट लगता है, एक आत्ममुग्ध इंसान जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि एक जानवर ने उसे हरा दिया। ट्रैजिक हीरो का टैग तो ऐसा लगता है जैसे हम उसके इस विनाशकारी रवैये को किसी तरह से सही ठहरा रहे हो। या उसे महान बना रहे हों? हाँ, वो तो जानबूझकर मासूम लोगों की बलि चढ़ा रहा है ना। ये एक बहुत ही जायज आपत्ति है, मैं मानती हूँ। अहाब के कृत्य निश्चित रूप से भयानक है, बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन उसे ट्रैजिक हीरो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो जो कर रहा है वो सही है। तो फिर क्यों? उसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पतन का कारण उसकी अपनी ही एक खूबी है जो हद से बाहर जा चुकी है, उसका अटूट संकल्प। अच्छा, मतलब उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एग्जैक्टली। ग्रीक त्रासदियों की तरह यहाँ ट्रैजिक का मतलब है कि एक महान क्षमता वाला व्यक्ति अपनी ही किसी एक घातक कमी के कारण बर्बाद हो जाता है, जिसे फेटल फ्लॉ कहते हैं। समझ रहा हूँ। और अहाब अपने क्रू को सिर्फ लालच से नहीं बांधता, वो एक तरह का सम्मोहन पैदा करता है। वो भाषण देता है, वो उन्हें विश्वास दिला देता है कि ये सफेद व्हेल केवल एक जीव नहीं है। तो क्या है? वो दुनिया की सारी बुराइयों, सारे अन्याय और इंसानी दुखों का जीता जागता रूप है। वो अपने नाविकों को ये महसूस कराता है कि मोबी डिक को मारना सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र धर्म युद्ध है। ओ, एक टॉक्सिक लीडर हमेशा यही करता है। बिल्कुल, वो अपने निजी स्वार्थ को एक बड़े और महान उद्देश्य का चोला पहना देता है ताकि बाकी लोग उसके पीछे पीछे बिना सवाल किए चलते रहें। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब अहाब का दर्द एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तरह बन जाता है जो अपने आसपास की हर चीज को खींचकर नष्ट कर देना चाहता है। सही कहा। बिल्कुल नहीं। वो प्रकृति की अपार शक्ति, उसके रहस्य और शायद उसकी क्रूरता का प्रतीक है। कहानी बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान चाहे खुद को तकनीकी रूप से कितना भी उन्नत या शक्तिशाली क्यों ना समझे, प्रकृति की विशालता के सामने वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा और लाचार है। लेकिन इस कहानी में ईश्वर, अस्तित्ववाद और नियति को लेकर भी बहुत गहरे सवाल उठाए गए हैं। तो इस सब का असली मतलब क्या है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कप्तान अहाब सच में सिर्फ एक मछली से लड़ रहा है, या वो असल में ईश्वर, ब्रह्मांड और अपनी नियति को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो असल में मोबी डिक एक खाली कैनवस के तरह है। खाली कैनवस? हाँ, और यही उसकी सबसे डरावनी बात है। देखिए, प्रकृति तटस्थ है, एकदम न्यूट्रल है। प्रकृति में कोई द्वेष, कोई नफरत या कोई योजना नहीं होती। हाँ, एक व्हेल अगर हमला करती है तो वो बस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही है। एग्जैक्टली। लेकिन अहाब इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। अहाब के लिए दुनिया में कुछ भी बिना किसी मतलब के नहीं हो सकता। तो वो उस व्हेल पर अपनी सारी कुंठाएं थोप देता है। बिल्कुल, वो अपना सारा गुस्सा और ब्रह्मांड के प्रति अपनी सारी शिकायतें उस सफेद व्हेल पर डाल देता है। अहाब की त्रासदी सिर्फ ये नहीं है कि उसने अपना पैर खो दिया। तो असली त्रासदी क्या है? उसकी असली त्रासदी ये है कि वो इंसान की सीमाओं को, अपनी लाचारी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। उसे ये बात खाए जा रही है कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन पर उसका कोई जोर नहीं चलता, चाहे वो प्रकृति हो या ईश्वर। हाँ, जब वो मोबी डिक पर हमला करने की कसम खाता है तो वो वास्तव में अपनी नश्वरता, अपनी मॉर्टैलिटी के खिलाफ एक असंभव विद्रोह कर रहा होता है। वो इंसान के अहंकार की कहानी है। वो उस व्हेल को मारकर साबित करना चाहता है कि इंसान प्रकृति और भगवान से ऊपर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब वो उस जानवर से नफरत नहीं करता, वो उस एहसास से नफरत करता है जो वो जानवर उसे देता है। एहसास कि वो कितना तुच्छ है। हाँ, ये एहसास कि वो अहाब ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है, वो उस एहसास को मारना चाहता है। लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत ही रोमांचक हो जाती है। जब हम इस महाकाव्य जैसी बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, इंसान बनाम प्रकृति, तो मुझे उस क्रू की चिंता हो रही है। पेकवा जहाज पर फंसे उन साधारण लोगों के। हाँ, उनका क्या? ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं है ना, ये तो अपने आप में दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों का एक मिलाजुला रूप है। एक पूरा माइक्रोकॉज़म है। कहानी में क्विकवेग नाम के एक हार्पूनर यानी भाला फेंकने वाले शिकारी का बहुत अहम जिक्र है। हाँ, क्विकवेग बहुत ही दिलचस्प किरदार है वो। बिल्कुल।
वो एक ऐसे द्वीप से आता है जिसे पश्चिमी दुनिया असभ्य या जंगली मानती है। उसके पूरे शरीर पर टैटू हैं। इस्माइल शुरुआत में उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि ये कोई खूंखार इंसान है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि ये तथाकथित जंगली इंसान पूरे जहाज पर सबसे अधिक मानवीय, दयालु और दोस्ताना व्यक्ति साबित होता है। बिल्कुल। और यहाँ मेलविल ने बहुत ही चतुराई से एक पूरा सूक्ष्म जगत रच दिया है। पेक्वाड जहाज केवल लकड़ियों का एक ढांचा नहीं है। तो वो क्या है? ये 19वीं सदी की पूरी दुनिया और खास तौर पर वैश्विक पूंजीवाद का एक छोटा मॉडल है। इस जहाज पर अलग अलग नस्लों, धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अफ्रीकी, मूल अमेरिकी, यूरोपियन, पॉलिनेशियन। मतलब ये दिखाता है कि विविधता में लोग कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ, एक साझी मंजिल या आर्थिक उद्देश्य के लिए। लेकिन क्विगेक और अहाब का जो विरोधाभास है ना, वो मिलविल का समाज पर सबसे बड़ा तमाचा है। कैसे? देखिए, जिस अहाब को समाज एक पढ़ा लिखा, सभ्य और शक्तिशाली कप्तान मानता है, वो अंदर से पूरी तरह खोखला और एक दानव बन चुका है। वो अपनी जिद के लिए सबको मारने को तैयार है। बिल्कुल। दूसरी तरफ क्विगेग है, जिसे समाज असभ्य कहता है, लेकिन वही है जो बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों को बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ता है। ये विरोधाभास सच में झकझोरने वाला है। सभ्यता का चोला पहने एक व्यक्ति विनाश का कारण बन रहा है, और जिसे जंगली कहा जा रहा है वो असल में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ इंसान है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और गंभीर बात नजर आती है। इतनी विविधता होने के बावजूद, इतने अलग अलग तरह के समझदार लोग होने के बावजूद, वे सभी एक अकेले इंसान के अंधी जुनून का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी आपको रोक नहीं पाता। ये जहाज के फर्स्ट मेट स्टारबक के चरित्र में बहुत स्पष्ट दिखता है। रोकने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि उनका काम व्हेल का तेल जमा करना है, न कि किसी एक व्हेल से बदला लेना। लेकिन वो भी अंततः हार मान लेता है। हाँ, वो भी उस पागलपन के आगे झुक जाता है। ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। एक गलत नेतृत्व कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था को पतन की ओर ले जा सकता है, भले ही उसमें काम करने वाले लोग कितने ही अच्छे क्यों ना हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। पेक्वाड का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब कोई समाज या व्यवस्था अपने तार्किक उद्देश्यों को भूलकर किसी एक व्यक्ति के उन्माद के पीछे अंधी होकर चलने लगती है, तो उसका अंत क्या होता है? विनाश। बिल्कुल। स्टारबक की विफलता ये बताती है कि अकेले तर्क और व्यावहारिकता हमेशा एक शक्तिशाली और जुनूनी विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकती। आपका पागलपन इतना विशाल है कि वो स्टारबक के तर्क को बस कुचल देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब नेतृत्व किसी भ्रम का शिकार हो जाए, तो क्या सिर्फ एक अच्छी टीम होना काफी है? जवाब है नहीं। सच में बहुत ही डरावना विचार है। अब जब हम इस किताब के इतने गहरे दार्शनिक पहलुओं, इसके मनोविज्ञान और इतने शक्तिशाली पात्रों की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी पूछिए। साहित्य जगत में इस किताब को एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। बहुत ऊंची रेटिंग्स हैं इसकी। हाँ, 4.5 रेटिंग तो आराम से मिल जाती है इसे। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें ना, तो सच कहूं तो इस किताब को पढ़ना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मेलविल की लेखन शैली बहुत जटिल है, और सबसे बड़ी शिकायत जो पाठकों को होती है वो ये है कि कहानी के बीच बीच में वेल के शिकार के बारे में, वेल की शारीरिक बनावट के बारे में दर्जनों पन्ने भरे पड़े हैं। हाँ, वो तकनीकी विवरण। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप कोई रोमांचक कहानी पढ़ रहे हैं और अचानक कोई आपको व्हेल के शिकार का तकनीकी मैनुअल पकड़ा दे। बिल्कुल। उस समय व्हेल की चर्बी को छीलने का, उसे खौलते हुए कड़ाहों में उबालने का इतना लंबा चौड़ा और उबाऊ विवरण ये कहानी की गति को एकदम धीमा कर देता है। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों किया? क्या ये पाठक की परीक्षा लेने जैसा नहीं है? ये शिकायत बहुत आम है, और यही कारण है कि बहुत से पाठक इस किताब को बीच में ही बंद कर देते हैं। मैं भी शायद यही करता। लेकिन अगर हम मेलविल के इरादे को गहराई से समझें, तो ये तकनीकी और लंबे हिस्से कोई कमजोरी नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति कैसे? मेलविल नहीं चाहते थे कि पाठक इस कहानी को किनारे पर बैठकर एक दर्शक की तरह देखें। अच्छा। वो चाहते थे कि पाठक उस जहाज पर मौजूद नाविकों की थकान, उनके अकेलेपन और उनके काम की असलियत को पूरी तरह से महसूस करें। तो वो एक माहौल बना रहे थे। एग्जैक्टली। जब मेलविल वेलिंग के औजारों का, रस्सियों की बनावट का,
या वेल की चर्बी को उबालने से उपने वाली उस भयानक बदबू और काले धुएं का पन्नों दर पन्नों तक वर्णन करते हैं, तो वो आपको उस दुनिया में डुबो रहे होते हैं। व्हेलिंग एक बहुत ही क्रूर, गंदा और थका देने वाला काम था। और जहाज तो महीनों तक समंदर में रहते थे। कभी-कभी सालों तक, बिना किसी जमीन के संपर्क के। तो इसका मतलब है कि वो जो बोरियत और जो मानसिक थकावट एक पाठक महसूस करता है, वो असल में उन नाविकों की मानसिक स्थिति का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ आधुनिक फिल्मों में निर्देशक जानबूझकर किसी दृश्य को बहुत लंबा खींच देते हैं ताकि दर्शक भी उस बेचैनी को महसूस कर सके। एकदम सही तुलना की है आपने। इसे आप साहित्य में मेथड एक्टिंग की तरह मान सकते हैं। मेथड एक्टिंग, वाह। मेलविल आपको उस विशाल और खाली समंदर के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जहां महीनों तक कुछ नहीं होता सिवाय नीले पानी और अंतहीन इंतजार के। और शायद इसी भारीपन और इसी अलगाव के बीच से अहाब का पागलपन पनपता है। बिल्कुल। अगर कहानी सिर्फ एक्शन से भरपूर होती तो अहाब का वो ऑब्सेशन इतना डरावना और यथार्थवादी नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो खालीपन ही वो जगह है जहां इंसान का दिमाग अपने लिए भूत गढ़ने लगता है। बहुत खूब कहा आपने। इसलिए तकनीकी अध्याय कहानी में रुकावट नहीं है, वे उस दुनिया की नींव है जिस पर ये पूरी मनोवैज्ञानिक त्रासदी खड़ी है। ये किताब मांग करती है कि आप इसमें डूबें, इसे सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि महसूस करें। ये नजरिया इस किताब को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है ना? हाँ, जो चीज एक समय पर उबाऊ लग रही थी वो अब कहानी की सबसे बड़ी ताकत नजर आती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अनुभव है जो पाठक को भी उसी पैकवर्ड जहाज का एक क्रू मेंबर बना देता है। बिल्कुल। अब अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत और गहरे विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मोबी डिक केवल 19वीं सदी का कोई पुराना उपन्यास नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। हाँ, यह हमें सिखाता है कि अंधा जुनून हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अहाब की उसे एक जिद ने न केवल उसे मौत के घाट उतारा, बल्कि उसने उन सभी निर्दोष नाविकों को भी अपने साथ समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। ये इस चर्चा का बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। और अगर हम ध्यान से देखें तो श्रोताओं को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आज के इस तेज तरार दुनिया में भी ये कहानी कितनी प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम एक अति प्रतिस्पर्धी दुनिया में जी रहे हैं जहां सफलता की अंधी दौड़ लगी हुई है। हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, चाहे वो एक कॉर्पोरेट पद हो, सोशल मीडिया पर मान्यता हो या कोई और लक्ष्य। हाँ, हमें रुककर ये पहचानना होगा कि हमारी अपनी जिंदगी का मोबी डिक कौन सा है, वो कौन सा जुनून है जो हमें हमारे विनाश की ओर ले जा रहा है। क्योंकि अगर हम समय रहते उस अंधे जुनून को नहीं पहचानेंगे तो वो हमें भी हमारे व्यक्तिगत पैकवार्ड जहाज के साथ पूरी तरह से डुबो सकता है। बिल्कुल। हमारी जिंदगी का मोबी डिक ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में गूंजता रहता है। और आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो सीधे तौर पर भले किताब के पन्नों पर ना लिखा हो, पर इस पूरी कहानी की नींव से ही जन्म लेता है। हाँ, जरा सोचिए, क्या वो विशाल सफेद वेल सच में कोई क्रूर दुश्मन, कोई शैतान या बुराई का प्रतीक थी, या वो सिर्फ एक बेजुबान जानवर थी जो समुंदर में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी? क्या यह संभव नहीं है कि बुराई और बदले का वो पूरा का पूरा विचार सिर्फ कप्तान अहाब के अपने ही घायल और बीमार दिमाग की उपज था? ये एक बहुत ही शानदार और उकसाने वाला विचार है। मतलब वेल ने कोई साजिश नहीं रची थी, साजिश तो अहाब के दिमाग में चल रही थी। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी व्यक्ति या किसी समस्या को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन क्या वे सच में दुश्मन है? वही तो, या वे सिर्फ हमारे खुद के अनसुलझे दर्द, हमारे अपने आघात यानी ट्रॉमा का एक आईना मात्र हैं। अगली बार जब जिंदगी में किसी बहुत बड़े दुश्मन का सामना हो तो एक बार ठहरकर ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये लड़ाई असल में किससे हो रही है, बाहर खड़े किसी मोबी डिक से या अपने ही अंदर बैठे किसी कप्तान अहाब से। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और ऐसे ही गहराई से सोचते रहिए।